प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह के एक रिकॉर्डेड वीडियो में, जो कि एकदम भोर में, हालांकि कल की सुबह कहेंगे, आज तो दिन बदल गया है और आज है 29 जून। आज यही की डेट में बारबाडोस में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2020 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को, कप्तान समेत, और रोहित शर्मा जी को सफलता प्राप्त करने की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो शुरू करूं इसके पहले थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि जो सुबह के वीडियो में आप लोगों ने ऑर्डर पटना हाई कोर्ट के संबंधित एक स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा दिया गया वीडियो आपने देखा, समझा, सुना और उस हिसाब से अपने अपने रणनीति में आप लोग लग गए होंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 8 जुलाई तक हाई कोर्ट पटना से एक नोटिस जरूर निकलेगी कि डेट पोस्टपोन की जाती है फला रिट के कारण। ये सब होता है। एक बात और आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए वो तमाम अधिवक्ता बंधु बहन भी देखते हैं रेगुलर। आप कभी सोचें, क्या आप लोग भी इस अधिकार पूर्वक उत्तर प्रदेश में अपने हक के लिए लड़ते हैं क्या? वो धन्य मनाइए उस बच्चे का जिसने पिटीशन लगा के हिंदी मीडियम करवाया यूपी में। वो धन्य मनाइए वो त्रिपेंद्र पांडे जी का जिसकी वजह से इंडिविजुअल हटा, और एपीओ के ऊपर जो छुरी अब की बार लटक गई थी, सरकारी वकील और एपीओ दोनों पर, उसको हटवाने में उसकी बड़ी भूमिका है। ये अधिवक्ता साथी जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, विधि का ज्ञान आप ही जैसी जहां से आपने संस्थाओं से पढ़ लिख के ट्रेनिंग हासिल करी है, परीक्षाएं फेस की हैं, वहीं से ये भी पढ़ के निकलते हैं। वही एलएलबी की डिग्री अचार बनाने लायक भी नहीं बचती, और वही एलएलबी की डिग्री सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति तक बनाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना सकती है। बहुत बड़े नामी गिरामी वकील के लिए भी वही डिग्री चाहिए। ये सुनिश्चित होते हुए भी आप अपने आजू बाजू अपने हित मित्रों को, जो इस साल से तैयारी में होंगे और जो 25 साल 30 साल से तैयारी में हैं, अपने आजू बाजू ये जरूर पाएंगे तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ऐसे की जैसे खैरात बट रही हो, ले लिया, या जा रहे हैं पंगत में बैठ गए, पंगत खा ली, या जा रहे हैं कहीं रास्ते में प्रसाद बट रहा है, हाथ बढ़ाया, पान कर लिया। ऐसे नहीं होता है। और ये इसी डिग्री के साथ नहीं है, तमाम प्रोफेशनल डिग्रियां, बी फार्मा, एम फार्मा, मेडिकल साइड की डिग्रियां, इंजीनियरिंग साइड की डिग्रियां, बीटेक, एमटेक, ऐसे तमाम ऐसी डिग्री है प्रोफेशनल, जो करने के बाद भी आदमी बुरी तरीके से बेरोजगारी की मार झेलता है। कई अधिवक्ता साथी आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने बीएड भी कर रखी होगी, एमएड भी कर रखी होगी, पीएचडी भी कर रखी होगी, एक नहीं कई प्रोफेशनल डिग्रियां, और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत का भी अनुक्रम चल रहा होगा। लेकिन एटलीस्ट श्रेणी कौन सी बनी हुई है? बेरोजगारी की। इस अभिशप्त डिग्रियों के जमावड़े जैसी बेबूझ भारपूर्ण
शैक्षिक जिंदगी से बचने हेतु जरूरी है कि समय पर सोचें। हमने 2 दिन वीडियो पहले कहा कि अगर आपकी एज 25 की है तो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को पेशेवर बनाने पर जोर दें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर लीक प्रकरण साधारण प्रकरण नहीं है, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दूरगामी असर छोड़ने वाली, दूर तक प्रभाव जमाने वाली घटना है। कोई अछूता नहीं है इससे। आप इमेजिन करें कितने बच्चे एचजेएस होते हैं, लेकिन जहां थोक के भाव बेरोजगारी का कलंक धुलता है, पीसीएस में भी कह सकते हैं सीट संख्या 300 के ऊपर तो रहती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो योगी सरकार आने के बाद किसी मतलब का नहीं लगती, जिसमें पैट घुसेड़ दिया गया, उससे तो बेटर ये था कि लोक सेवा आयोग अधीनस्थ लोअर कराता था और उससे एक पता चलता था कि जिसका भाई पीसीएस में नहीं हो पाया, आरओ में नहीं हो पाया, वो इसमें सेलेक्ट हो गया। जब मायावती के ज़माने में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बार लखनऊ चला गया था, उसका नतीजा अब भी देखने को मिलता, दिखाने को पैट से हो रहा है, लेकिन जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मेंस एग्जाम कंपलसरी है या प्रीलिम्स ही है, तो ओएमआर सीट पर जैसा कि कमीशन ने आप लोगों ने देखा, एक विज्ञप्ति जारी की कि अब जो भी परीक्षा होगी वो ओएमआर सीट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 प्रतियों में होगी। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसा करता है क्या? अभी तक ऐसा करता रहा है क्या? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीखा है क्या? और अगर नहीं सीखा है तो लोक सेवा आयोग जो पकड़ लिया गया तो अपनी सफाई में ये सब कर रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उतना दबाव, उस तरीके के बुद्धिजीवी लड़के, उस स्तर के यूनिटी वाले लड़के नहीं है, भीड़ ज़्यादा है। चकबंदी लेखपाल की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक अधिकारी की भर्ती हो, किसी भी सेवा में आईएएस बनने से लेके चपरासी बनने तक, जहां वस्तुनिष्ठ परीक्षा पे आधारित नौकरी, योगी जी झंडा बरदार करके कि इंटरव्यू नहीं कराएंगे, ओएमआर सीट पे जो टिक मार देगा उसी का। आप ये क्यों नहीं समझते? आप जैसे ही परीक्षा प्रक्रिया आसान करते हैं और जिस श्रेणी में आप उसको प्रेफरेंस देते हैं, आपके नज़र में इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दाल में काला करने वाले दाल काली कर देते हैं, दाल काली क्या पूरी निगल लेते हैं। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में, योगी जी के शासनकाल में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कौन कहे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां हुई हैं, जिनको खुद उन्होंने नियुक्ति लेटर दिया है, खुद वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ना यकीन आए योगी जी खुद ही जांच करवा लें। तो आप ठीकरा फोड़ते हैं कि विपक्ष, यानी सीधे नाम नहीं लेते आप, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार को बोलते हैं बेईमानों की सरकार, उजड्डों की सरकार। भाई, आप में वो दोनों कम है क्या? आप दोनों में रोक पाए हैं क्या? एक स्तर पर आप दिखाने में सफल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार रोका है इंटरव्यू ना करवा के। जो आदमी 3 लाख से 11 लाख 20 लाख रुपए इंटरव्यू के लिए खड़ा रहता था आपके पहले, वो जुगाड़ फ्री में नहीं लगा लेगा। ये जो 3 प्रतियों में आप ओएमआर सीटियां आप लगाए हैं, ये ऑलरेडी आप काहे नहीं लगाए? ये जब पकड़ में आ गया, पीसीएस जे के बच्चों ने कमियां पकड़ ली
चालाकियां पकड़ ली आपकी। आपके कमीशन के अंदर बैठे कर्मचारियों और बाहर की दुनिया से जो तालमेल बनता है हर वैकेंसी में, जिसके कारण पूरे वैकेंसी का कुछ प्रतिशत फिक्स डाटा नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। भ्रष्ट ढंग से आप भरवाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को नकेल कसने की आपकी कोई व्यवस्था है क्या? इसी बार आपने मीटिंग कर ली, आपने नियमावली बना दी, लेकिन अधिकारी मिल गए। कोई एक अधिकारी हो जिसको आपने डिसमिस किया हो, जिसको आपने बर्खास्त किया हो, इसकी जिम्मेवारी तय कराई हो। आपने क्या दिखा दिया? रूल। अब इतने रूल से, इतने नियम कानून से बीजेपी के शासन में सबसे बड़ी यही बाधा है, और इसी में वो खुद मार खाती है। 1 साल सत्ता, 10 किए 5 साल चला ले, उसके बाद वो टिकना मुश्किल हो जाता है। क्यों? बहुत ज़्यादा अकल लगाना भी खतरे से खाली नहीं, और बिल्कुल लापरवाह होना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं। दोनों का तालमेल नजर नहीं आता। आप अधिकारियों को इसलिए नहीं हटा रहे कि जो अधिकारी हटेगा वो तब भी फोन करता रहेगा। अनिल यादव को 2016 में हटा दिया गया, 15-16 में, लेकिन उनका फोन कोई ताजुब नहीं, अभी भी घनघनाता हो। आप कितनी देर तक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? ये अधिकारी, ये कर्मचारी जब मेंस की कॉपी लिख के कमीशन में चली जाती है, माननीय उच्च न्यायालय में चली जाती है, तो आप कितने समय तक उस कॉपी की रखवाली करेंगे महाराज? और कब कौन कर्मचारी अपने हेड को पहुंचाने के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट से पैसे ले रहा है जो वास्तव में मेंस की कॉपी पूरी रद्दी लिख के आया है? वो खुद जानता है लड़का कि हम रसातल में हैं। अब दिखाने के लिए प्रीलिम्स में आप नौटंकी दिखा रहे। जो लड़का भूल से 2 लेके चला आए, गया सिलेक्शन उसका, इतना तिकड़म बना दे रहे हैं कि उसकी हड्डी पसली एक हो जाए। घबराइए नहीं, ये रूल जो अधिकारी बना रहे हैं, आपको सांप छचुंदर वाली हाल हो गई है। कहीं ये रूल ही ना कारण बने, क्योंकि जो आदमी सीधे दरवाजे से सब कुछ पाया हो, उसको टेढ़ा दरवाजा अच्छा नहीं लगता, घूम कर जाना अच्छा नहीं लगता जो सीधे रास्ते में पहुंचा हो। जो भीड़ चिल्ला कर आपसे कह रही थी कि पेपर लीक, यही भीड़ अब की बार जब परीक्षा देने दूर दूर जाएगी तो गाली देते हुए, और आपकी किसी भी व्यवस्था का वो सपोर्ट नहीं करने वाली है। क्यों? आप हमेशा जड़ पर पानी नहीं डालते, आप पत्ते पे पानी डालते हैं। मतलब आप दिखाते हैं कि आप पौधा सींच रहे हैं, पौधा हरा भरा रखने के लिए सिंचाई कर रहे हैं। नहीं, एक बूंद पानी पत्ते पे ना पड़े, जड़ में पड़ता रहे, पत्ता भले धूल दूसरित रहेगा लेकिन पेड़ हरा भरा रहेगा। और पत्ते को सिंचाई करने वाले मूर्ख तो वही हाल होता है। 2 दिन चमकेगा, तीसरे दिन कायदे की धूप हो गई। जय जय सिया राम। तो ये जो अधिकारी आपको सांत्वना दिला रहे हैं अपने दिमाग से, इस पर गौर फरमाएं। और इन प्रकार की गलतियों के लिए वो जो अभियुक्त आप पकड़ते हैं, उनको सजा करोड़ों रुपए की जुर्माना की बात कर रहे हैं। उस इंस्टीट्यूट के अधिकारी को जिम्मेवार समझाएं, उसको सजा दें। अमेरिका की एक अदालत ने एक बच्चे को चोरी के इल्जाम में, जिस केबिन में उस बच्चे ने चोरी किया था, उल्टे उस केबिन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका। कि जिस लालच के चलते इस बच्चे ने चोरी की, इस बच्चे में लालच आई क्यों? लालच के कारण के लिए परवरिश करने वाली संस्था को जुर्माना भरना पड़ा। आप में है ऐसा वर्डिक्ट देने की पावर? घिरे हुए हैं चापलूसों में।
समय बदलते देर नहीं लगती। हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र रिक्वेस्ट है, समय रहते तिकड़म में नहीं, कठोर निर्णय लीजिए। एक जमाने में मुझे याद है, पहली बार जब मुख्यमंत्री मायावती बनी थी, जिला कलेक्टर खड़ंजे लगाता था अपने हाथ से। ये होती है मुख्यमंत्री की पावर। मुख्यमंत्री की पावर ये नहीं होती है कि हर बात के लिए अधिकारी से पूछिए और उसका सेवा काल बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि और किसी अधिकारी पर आपका विश्वास ही नहीं है, आपकी बुद्धि वहां काम ही नहीं कर रही है। अपने क्षेत्र के अधिकारियों को और समझते नहीं, वो क्षेत्र के अधिकारी नंबर 1 के चोर, मतलब डकैत का ये तो कम है। आपसे कैसे गलत काम करवाने पे करवाए जा रहे हैं, और आप इस विश्वास में कि हमारे क्षेत्र, इलाके, जाति बिरादरी का है तो मैं अपने इर्द गिर्द इसी को रखूंगा, ये बंटाधार करवाएगा। ये जो बदलाव भ्रष्टाचार रोकने के लिए हुआ है, कमीशन में जो आप देख रहे हैं, ये केवल नाटकबाजी न साबित होकर रह जाए, इस बात की आशंका मैं शेयर कर रहा हूं। जहां काम करना है, मुख्य परीक्षा में पैसे दे के नंबर बढ़ जा रहे हैं, कॉपी के पेज बदल दिए जाते हैं। बताइए जरा, आरटीआई के जमाने में यह सब चल रहा है। इसी धारणा पे ना, कौन आ रहा है चेक करने यार, आएगा देख लेंगे। यही बमके रहे होंगे कमीशन में, संजोग से ऐसा लड़का पहुंच गया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। 30 जुलाई के बाद कौन न्यायिक सेवा का व्यक्ति है जूनियर डिवीजन का जो मूवमेंट चलाएगा कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है? हिंदी लाने के लिए जिन अधिवक्ता साथियों ने बहुत प्रयास किया था, बहनों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, उनके श्रम का नतीजा था वो जान पर खेल कर लड़े थे। खून से उन्होंने लेटर लिख के भेजा था, गवर्नर से मिले थे, मुख्यमंत्रियों, कोई चीज छोड़ी नहीं थी। उसका नतीजा हुआ कि उस सरकार ने तो नहीं, लेकिन कहते नहीं कि दूसरे का मुद्दा कोई दूसरा झटक ले। बीबीआईपी कल्चर खत्म करने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल का था, मोदी जी ने लपक लिया। ये जो डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, समझिए राजनीति, जो डायरेक्ट खाते में धन जा रहा है, ये एजेंडा दूसरे दशक में मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी योजना थी। खाद्य संरक्षण बिल आया हुआ था, सरकार इनकी आ गई, वो मुद्दा मोदी जी ने लपक लिया। बिजली मुफ्त करने का जो एजेंडा खोला, उसको अखिलेश जी ने लपका पड़ा है। हालांकि बिजली, ओम प्रकाश राजभर चिल्लाते मर गए, उस पर पब्लिक का ध्यान नहीं गया। पब्लिक ये समझ गई थी कि ओम प्रकाश राजभर और निषाद भी उसी के चट्टे बट्टे में हैं। जो एक माहौल खड़ा किया गया कि संविधान खतरे में है, मैं उस बुद्धि को सोचने पर मजबूर करने वाला मानता हूं, जिसने ये दिमाग लड़ाया कि शेड्यूल कास्ट को डराया कैसे जाए। अब मायावती चिल्ला रही हैं कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। इलेक्शन चल रहा था, उसी इलेक्शन में अपने भतीजे को हटाना, कोऑर्डिनेटर से हटा देना, क्या संकेत देता है? कितनी बड़ी सफाई आप दे रही थी कि आप बीजेपी की पूरी अंधभक्त हो गई हैं। वो जो भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था बोलता, बच्चा है, भतीजा है आपका। यही हाल ममता बनर्जी का है। तो जो जितना ईगो लेकर चलता है, उसको ये भ्रम हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अलग हित से अपना ध्यान करती है। ऐसे हम अधिवक्ता साथियों के साथ भी है। एपीओ के एग्ज़ाम की हम पिछले अगस्त से प्रतीक्षा कर रहे, 22 का में जो 69 सीट आई, उसमें से 42 भरी गई। यही हाल जूनियर डिवीज़न के लिए चल रहा है। किसी को ये पता चलने मिलता है कि कमीशन और सरकार के बीच क्या मिलीभगत है, कौन से अधिकारी हैं जो ये सब करते हैं, क्यों वैकेंसी लटकाए पड़े हैं, इनकी क्या मंशा है। आज की डेट में भी इतना गहरा घाव लगा है उत्तर प्रदेश सरकार पर
लेकिन ये बेहिचक कहने में कोई बुराई नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नींद टूटी नहीं है। और ऐसे कहूं, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकारियों ने झुनझुना पकड़ा दिया है कि हम नियमावली बदल दिए हैं, अब सब सही हो जाएगा। ना उसकी कोई पता चला, जहां से पेपर लीक हुआ था उस सेंटर वाले कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, उस डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेवारी थी, उसका कुछ हुआ क्या? पुलिस भर्ती में जिन लोगों को पेपर की सिक्रेसी लीक ना हो, जिसकी जिम्मेवारी थी, उसको आपने कोई दंड दिया क्या? आप कैसे भुलवाते हैं? बीजेपी कैसे अपने एजेंडे में धीरे धीरे समय के चलते ये मेंटर शेयर करती है। उसके नेता, बड़बोले नेता, ये मेंटर शेयर करते मिलते हैं क्या? थोड़े समय के बाद पब्लिक है, भूल जाएगी। अच्छा, आपको इस इलेक्शन में पता होना चाहिए कि 3 कृषि कानून लाने के भलाई बुराई इसमें नहीं जाता। जब आपको हटाना ही था तो 2.5 साल तक उन लाखों लोगों को परेशान क्यों किया? और उसके बाद आप सोचे कि ये गुरु पूर्णिमा के दिन करके आने वाले समय में भूल जाएगी पब्लिक। पश्चिमी जाट समुदाय टोटल आपके खिलाफ है। हो जाए इलेक्शन तो ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। और आपको अभी भी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। आपने आश्वासन दिया, खबर चली मीडिया में कि 25 जून तक इस चुनाव में किए गए ऐसे व्यवहार जिससे आपकी पार्टी को व्यक्तिगत क्षति हुई, डिप्लोमेटिकल हार हुई नहीं बल्कि प्रत्यक्ष हार हुई, क्या जिम्मेवारी आप तय कर रहे हैं? आपने किसी विधायक, मंत्री, नेता को डिस्टर्ब किया जरा सा इसी फिलॉसफी पर? धीरे धीरे पब्लिक सब भूल जाएगी। अच्छा, आप ऐसे भुलवा रहे हैं कि फिर जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे आपके अधिकारी आपको झुनझुना पकड़ा रहे हैं। इसका नतीजा बड़ा गंभीर इसी उपचुनाव में दिखेगा। जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है 9 सीटों पर, इसी में आपकी सरकार, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 सीट नहीं निकाल पाएगी। 1 सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली, चाहे मोदी जी आके डेरा डाल दें। कैसा माहौल बनाया है, कैसा सक्रिय मुख्यमंत्री दिया है। आपकी अपनी कार्य योजनाएं धरातल पर अगर व्यापक प्रभाव नहीं रखेंगी और वैकेंसी के चलते, डिले के चलते, पेपर लीक के चलते, मेंस स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते, रिश्वतखोरी के चलते, अगर ये बेरोजगारी दर जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है लेकिन आपके डाटा में नहीं दिखाई देती, आप तो 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में लगे पड़े। आपका मटिया मेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी राजनीतिक दल से अनुराग या द्वेष नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी होती है। मायावती जी भी जिस ढंग से पहली बार शासन सत्ता चलाई थी, उसके बाद उनमें क्या क्या घुन घुसा है, विलासिता का, संप्रदाय का, भय का, कि खत्म हो गई। और जब तक वो धरती पे हैं, भगवान करे लंबी दीर्घायु हो, मुझे नहीं लगता वो और ममता बनर्जी अपने जीते जी किसी वारिस को कुछ भी करने देंगी। जो व्यक्ति डिक्टेटरशिप में आ जाता है, बुजुर्गियत में अहंकार सबसे ज़्यादा चढ़ जाता है। ये बात अलग है कि केवल जुबान चलती है, कर कुछ नहीं पाता। तो अब मायावती जी की केवल जुबान चल रही है और इस चीज़ को अखिलेश जी, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष समझ रहा है। और सबसे इन लोगों के समझने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो वोटर है, जो थोक वोटर हुआ करता था मायावती जी का, यस्सी समुदाय, वो ये जान गया है कि मायावती जी को वोट देना घाटे का सौदा है। वो नकेल कस नहीं पाएगा बीजेपी में, और थोड़ा खोल कर कहें सवर्णों पर। ये ओबीसी लॉबी जो
विशेष तौर पर इसमें उभरी है। और पारंपरिक रूप से वो ओबीसी की लॉबी जो बीजेपी को वोट किया करती थी, वो निकल कर इस बार किस तरीके से विपक्ष के लॉबी में जाके वोट करी है। ये ओबीसी जो ब्राह्मणों की तरह स्थिर मत नहीं करती, कभी किसी को कर सकती है, वो एससी लॉबी जो कभी बदलती नहीं, हमेशा मायावती जी का वोट करती है, वो सवर्ण लॉबी जो कभी बीजेपी को छोड़ने को तैयार नहीं, वो ओबीसी लॉबी जो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जी को छोड़ने को तैयार नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात उनकी कर रहा जो पेंडुलम की तरह कभी भी किसी को वोट कर सकते हैं। इसी वोट के चक्कर में आपकी सरकार ऐसे नाचेगी जैसे मदारी बंदरिया नचाता है। क्यों? मुख्यमंत्री की कार्य योजना में अस्पष्टता, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही नीतियां भ्रमकारी और उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पे है, बेहद लापरवाह। ट्रांसफर करने से क्या होता है? मुख्यमंत्री वो किसी भी अधिकारी का कभी ट्रांसफर ना करे, लेकिन उस अधिकारी से वो काम करवा ले जो वो अपने नौकरी में कमाए गए टोटल रिश्वत के पैसे के बदले भी उतना धन कोई दे और ना करना चाहे फिर भी सरकार करवा ले, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। ऐसा रुख पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति के इतिहास में मायावती जी के नाम है, जिसके इंफॉर्मेशन पर अधिकारी थर थर कांपता था। थोड़ा बहुत राजनाथ सिंह में देखने को मिला था, 4 महीने की सरकारें थी उनकी। बाकी योगी जी अपने आप भले कह लें, ऐसा नहीं है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, चाहे न्यायिक अधिकारी हो, चाहे कार्यपालिकीय अधिकारी हो, डीएम, एसडीएम, सीओ सिटी पुलिस विभाग का, डीवाईएसपी, ये सन 90 वाला पहले अधिकारी नहीं है, इतिहास भूगोल पढ़ के नहीं आ रहा है। आपका यूपी पीसीएस 2016 से ऐसे लोगों को एसडीएम बना रहा है। मैं दिल्ली रहा हूं, अरे महाराज, वो उड़ती चिड़िया के पर नहीं, उसके अंदर के कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा गई कि नहीं, क्रिस्टिया तक चेक कर लेते हैं। इतने बाज प्रकार के लड़के हैं। अब उनको शिवाजी की कहानी नहीं पता है। हो सकता है वो ये भी ना जानते हों कि राम कौन थे, लेकिन नहीं, आप विरासत संजो रहे हैं, संजोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ख्याल रखिए कि जो लखनऊ में ट्रेनिंग करने ये पीसीएस अधिकारी जा रहा है, ये साधारण बुद्धि का नहीं है। बीटेक एमटेक करके इस समलुखे बेच देगा। क्या समझते हैं? पूरा का पूरा बेच देगा और दिखाएगा हमने दान किया है। ऐसे अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों से निपटने के लिए जो राजनैतिक संवर्ग है, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, जुडिशरी के विभाग में हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव सेल में मुख्यमंत्री कार्यालय, दोनों को मॉनिटर करने का अधिकार है, दोनों को नियुक्ति करने का अधिकार है अपने अपने सेक्टर में। और दोनों में बैठे संस्थागत लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हों, या और अन्य वो सेल जो नियुक्ति विभाग संभालता, न्यायमूर्ति गण, लगभग किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है। टेक्नोलॉजी में कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात उनको अधिकारी से पूछना पड़ता है, कर्मचारी से पूछना पड़ता है। जैसे घर में दादा बाबा नाना 5 साल के नाती से, 5 साल के पोते से, बेटा जरा देखो तो इसमें कैसे होगा, यही हाल मुख्यमंत्री जी का है। तो जब ये जान जाएगा अधिकारी कि हमारा नेता कुछ जानता नहीं, तो नेता को गोल गोल, मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति महोदय को गोल गोल घुमाया जा सकता है। यही हो रहा है। इसीलिए आज का वीडियो यही बात पूरी करूंगा। कई वीडियो पहले हमने कहा था कि लगता है आपको फला मुख्यमंत्री है, फला न्यायमूर्ति है, आप किसी पद पर अधिकारी हैं,
और शासन सत्ता सरकार चल रही है। नहीं, वो प्रदीप जी का वो गाना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दांव। आपकी यूपी एपीओ और जे की वैकेंसी इन्हीं अधिकारियों के मक्कारेपन का नतीजा है कि इतना डिले हो रही है, और इसी अधिकारियों के साठ गांठ का नतीजा है कि आपके हित का उनसे लेने देना नहीं है। वो तो कभी कभी अपने हित के संरक्षा में यहां तक जा सकते हैं कि सरकार रहे चाहे जाए, लेकिन हम अधिकारियों पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये बात अलग है कि हम जिस चैनल पर, जिस उद्देश्य से इस चैनल का सृजन है, न्यायिक अधिकारी बनाने के लिए ही एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं, आप बनने वाले हैं, आप भी उसी श्रेणी में अधिकारी बनकर ही जानने वाले हैं। भले ही न्यायिक अधिकारी सही, लेकिन होंगे तो अधिकारी, और आप भी इसी डिपार्टमेंट के हिस्से होने वाले हैं। फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे ये उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री विभाग, मुख्यमंत्री जी, इससे इन बातों का कुछ तो निष्कर्ष निकाल लें और कुछ ऐसे निर्णय हों जो बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़े नियुक्ति प्रक्रिया में, नियुक्तियों में, सीटों के आवंटन में, और नियुक्ति करवाने की प्रक्रिया में, खास करके मुख्य परीक्षा में। ये जो झांसा दिया जा रहा है कि हम इंटरव्यू खत्म कर दिए, वाहवाही लूटी जा रही है, इस मत भ्रम से निकलें और हर स्तर पर, चाहे सिंगल एग्जाम हो, चाहे 2 श्रेणी का हो, चाहे 3 श्रेणी का हो, जो अनवरत भ्रष्टाचार तीनों श्रेणी में लिपायमान है और जिसमें अधिकारी सीधे तौर पर संलिप्त पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बशर्ते उनके जो नकल पर्चा लीक करने वाला अभियुक्त और वो जो गोल पकड़ रहे हैं आप, कहते नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब संस्था ही अन्याय करने लगे, न्याय की संस्था आकंठ अन्याय में डूब जाए, पटना हाई कोर्ट में देखिए क्या चल रहा है, हो जाए एचजेएस का एग्जाम, क्या तमाशा बना रखा है, कोई ठीक नहीं, नया नया सिलेबस है भीमकाय जैसा। अगर वाजिब ढंग से सोचा जाए तो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का प्रीलिम्स अगले साल भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने सिलेबस को 3 गुना लगभग बढ़ाया है, 62 पेपर, और रातों रात के 10 बजे कुछ, किसी को कोई खबर नहीं, चलने दो, चलते हैं। आज की बातें इस चीज को याद दिलाने की थी कि जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिस जगह आस लगाए बैठे हैं कि शायद अब की बार हमारा नंबर है, उसमें ये सब भी चल रहा है, और इस कोण से भी सोचते हुए ही इस एग्ज़ाम में प्रवेश होने की आकांक्षा रखें, प्रवेश करें, परीक्षाएं दें, लेकिन ये बात जानते रहें कि ये सब भी चल रहा है। ये मिथकीय नहीं है, ये उस हर स्टूडेंट के संज्ञान में आना चाहिए जो बेचारा भोला होने की वजह से इधर नज़र ही नहीं दौड़ाता। असली गेम यहाँ चलता है। इसको ओपन मीडिया बोलने का मात्र एक उद्देश्य, सरकारी संस्था में नियामक प्राधिकारी जिनके ऊपर परीक्षाओं को कराने, नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देने और पदाधिकारियों को पद पर पारदर्शिता के साथ पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई है, वो कोई मौलिक विधि, मौलिक कोई प्रणाली खोज पाएं जिसके चलते वो अधिकारियों के गुलाम न बने। मेरा साफ उद्देश्य ये है, ये बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ये दिखने में मुख्यमंत्री बैठा है, चला रहा है अधिकारी। ठीक है, आज की बात पूरी। सभी अधिवक्ता साथियों को यह सूचित करते हुए कि टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस जारी है,
HJS की हो, APO की हो, जे प्री और मेंस दोनों। राजस्थान के एग्ज़ाम में कुछ बच्चों ने संपर्क मुझसे किया है। फिलहाल अभी मेंस की टेस्ट सीरीज में अलाउंस नहीं किया हूँ मैं, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा है कि कितनी मेरिट सर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, महत्वपूर्ण है कितना कट ऑफ। मेरी दृष्टि में 70-72 नंबर से ऊपर अगर आप हैं तो चांस बनता है, लेकिन कट ऑफ पर गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए रिजल्ट का वेट करें। एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर राजस्थान हाई कोर्ट आपका नंबर 75 के भी ऊपर है तो आप इजी गोइंग मेंस की तैयारी बगैर सेकंड गंवाए शुरू कर सकते हैं। तो आप इन सीरीज से जुड़ने के लिए, और मैं अगर सीरीज चालू भी किया तो रिजल्ट के बाद ही, अभी कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहूँगा कि कहने के बाद सफाई देनी पड़े कि नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। अगर आप इन सारे कार्यक्रमों में से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के नए 36 एक्ट में से 11वें एक्ट की क्लास चल रही है, देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ। इससे जुड़ने के लिए हिंदी मीडियम में क्लासेस हैं, और अगर सीरीज से जुड़ेंगे तो वो मीडियम दोनों है, चाहे APO, चाहे जे, चाहे HJS। इसमें से किसी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर जुड़कर आप मेरे अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कृपा, आपका प्रारब्ध पुरुषार्थ आपको निश्चित सफलता प्रदान करे मेरे अनुभव के साथ। इसी आकांक्षा के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। यही आह्वान करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल मिलने के नए वीडियो के साथ, मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।